नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। क्यों हो रही है नवजात बच्चों की मौत, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और किसान प्रदर्शन में क्या सब हैं साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से। परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर खासा बवाल हो गया था, जिसके बाद अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अब 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होगी। इसकी जांच के लिए एसटीएफ का भी गठन होगा और योगी के सरकार के फैसले से इस वक्त युवा बेहद खुश हैं। इन युवाओं के चेहरे पर खुशी है। ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद ये हताश थे, नाराज थे। लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है। यहाँ पर पुलिस की भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब 6 महीने के अंदर री एग्जाम करने की बात हुई है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने 5 साल से तैयारी कर रही हूँ सर। मैंने बहुत सीरियस तैयारी की सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। मैं ही जानती हूँ कि स्टूडेंट का कितना दर्द होता है। देखिए, जो परीक्षाएं निरस्त हुई है ये तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उस योगी सरकार को नकल माफियाओं पे शिकंजा कसना होगा, जिससे आगे आगामी कोई परीक्षा। सरकार के नोटिस में ये भी बोला गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। सख्त जी कार्रवाई करना चाहिए। जिसने भी नकल किया है और करवाया, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिभागियों को लग रहा था कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अब योगी सरकार ने परीक्षा 6 महीने बाद फिर से कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ का भी गठन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रतिभागियों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया जाएगा। आज मैं अपने गुरुजनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सिर्फ एक लोगों का फैसला नहीं था, सिर्फ वहाँ 5 लोग नहीं गए थे, बल्कि हमारे 50 लाख बच्चों की ये भर्तियाँ थी जो कि सरकार इस चीज़ को रोकना चाहती थी। लेकिन आज हम अपने गुरुजनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही साथ दिया, हमारे भाइयों बहनों ने सबने बहुत साथ दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। सर मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो गए और हम लोग को न्याय मिला। एग्जाम को जान के सर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिली वालों को दोबारा चांस मिला है। करीब 60,000 पदों के लिए करीब 48 लाख लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, लाखों युवाओं का भविष्य इसके चलते दांव पर लग जाता है। इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। और योगी सरकार का यह कदम बहुत बड़ा बताया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस भर्ती परीक्षा में हुआ क्या था। 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी। करीब 48 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की बात फिर सामने आई। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। 24 फरवरी को योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी। 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। अपनी मांगों को लेकर किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल किसानों ने फैसला किया है कि 29 फरवरी तक दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह सक्रिय है। बड़ी संख्या में किसान और खेतीहर मजदूर इस प्रदर्शन से दूर दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, शंभू बॉर्डर पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार एकता उतनी ही मजबूत है जितना पिछली बार थी। ये शंभू बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर बनोड़ का चंगेरा गांव है। गांव में रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये खेतीहर मजदूर हैं जो बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं। इनका घर शंभू बॉर्डर के नजदीक है, लेकिन ये प्रदर्शन से दूर हैं। नहीं, उससे हमारे को क्या लेना देना है। हमने तो खरीद के ही खाना है ना। हमारे पास अपना तो कुछ नहीं है ना। कहने का तो है ना, वो खेत मजदूर का नारा तो देते हैं ना। बाकी हमारे लिए मांगते तो कुछ नहीं है ना। कुछ आपके लिए भी पता लगा कि उसमें कुछ मांगा गया है? नहीं सर, जब हमारे पास मंगा ही नहीं, हम कुछ जाएगा उसमें।
जो हमारे लिए कोई मांगे नहीं है उसमें रखी हुई, हम क्यों जाएंगे उसमें। खेतिहर मजदूर का कहना है कि उनकी मांगे नहीं उठाई जा रही हैं। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मौजूद किसान संगठन इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ बात सबके हित की हो रही है। जंडियाले गुरु दी धरती ने, गुरु रामदास दी धरती ने उदन भी दसता सी भी अग तां पंजाबियां विच लट लट बलदी आ। 3 कृषि बिल हैं वो तो किसानों को हो गए, तो उसी कंटेक्स्ट में मजदूरों की मांगों को लेकर एक तो खेत मजदूर की पेंशन और मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो बढ़ाने के लिए और उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए और उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बात की गई। एक और बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर ग्रुप के साथ SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा भी खड़ा नहीं दिख रहा है। फिलहाल दिल्ली मार्च को भी 29 फरवरी तक रोक दिया गया है। देखना यह है कि आगे चलकर ये प्रदर्शन किस राह पर जाता है। क्या ये राह दिल्ली कूच की होगी या फिर वापसी की ओर। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने नया प्लान बनाया है। अगले 3 दिन वो क्या करने वाले हैं इस पर नजर डालते हैं। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को WTO की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। 26 फरवरी को गांव में WTO के पुतले जलाए जाएंगे। 27 और 28 फरवरी को किसानों के दोनों फोरम की राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी और 29 फरवरी को आगे के प्लान का ऐलान हो सकता है। राजस्थान का डूंगरपुर जिला, जहां नवजात बच्चों के मौत के आंकड़े परेशान कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 1 साल में ही 300 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। डूंगरपुर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये इंदिरा हैं। एक कमरा है जिसे ये घर कहती हैं। पति अहमदाबाद में काम करता है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। इंदिरा ने इस साल एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकी। कमर में फाटे हूँ। पहला बच्चा पेट में मर गया, डूंगरपुर ले गए थे डॉक्टर के पास। दूसरी बच्ची है, एक और लड़का हुआ, वो भी मर गया। उसके बाद जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन वो भी नहीं रहे। ऐसा ही कुछ दर्द लाडो नाम की इस महिला का भी है। घर पर थी, दर्द शुरू हुआ, फिर डॉक्टर आया, प्रसव हुआ। इसके बाद बच्चे के इलाज के लिए सागवाड़ा भेजा। बच्चे को वहां से डूंगरपुर रेफर किया गया। वहां 5 दिन रखा, फिर उदयपुर भेजा, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। नवजात शिशुओं की मौत इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, खासकर आदिवासी इलाकों में। महिलाओं के पोषण का हाल क्या है, वो जिले की असली तस्वीर दिखाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में 15 से 49 साल की 73% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, यानी 4.25 लाख में करीब 3 लाख महिलाओं को एनीमिया है। 1 लाख से ज्यादा महिलाएं अंडरवेट यानी सामान्य से कम वजन की हैं। जिले की करीब 93% गर्भवती महिलाओं ने 180 दिनों में आयरन की गोली नहीं ली। फिर 8वें महीने में 90 में लास्ट में जाते, फिर ऐसी समस्या होती तो अब इनको समझाते हम कि ऐसा मतलब ये दवाई लो, हमारे पास मतलब इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन है, टेबलेट लो। बहुत कम हीमोग्लोबिन काउंट के साथ में डिलीवरी होती है, जिस कारण डिलीवरी के टाइम महिलाओं का और बच्चों का दोनों का काफ़ी रिस्क रहता है। यहाँ के अस्पतालों की बात करें तो वो खुद बेहाल हैं। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में पिछले साल सबसे अधिक 40 बच्चों की मौत हुई। वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद खाली है। जूनियर स्पेशलिस्ट के 67 में से
65 पद खाली हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 10 में से 5 पद खाली हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 21 में से 17 और मेडिकल ऑफिसर के 144 में से 35 पद खाली हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री इसे बड़ी चुनौती मानते हैं। स्वास्थ्य विभाग गरीब महिलाओं के मोबाइल वैन के इंतजाम की योजना बना रहा है। लेडी डॉक्टर्स का होना और मोबाइल वैन्स घरों तक जाना, ये अगर हम कर सके तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी विमेन हेल्थ और चाइल्ड वेलफेयर में। वे बच्चे जो किसी के घर का चिराग होते, माँ की उम्मीद, बाप के सपने होते, वे अगर होते तो कई सारी कहानियां लिखते, लेकिन अब वे कहानी नहीं, सिर्फ आंकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। डूंगरपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य क्या होता है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना। लेकिन डूंगरपुर जिले के आंगनबाड़ी के आंकड़े बता रहे हैं कि अभी वहां बहुत काम होना बाकी है। डूंगरपुर जिले में 2117 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 968 आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन तक नहीं है। जो बाकी हैं उनमें 212 आंगनबाड़ी केंद्र को मरम्मत की जरूरत भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है। बिना तार वाले चार्जर के चार्ज कैसे करेगी आपकी गाड़ी, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा भारत। दुनिया ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। भारत में भी इन गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। गाड़ी चार्ज करो और निकल जाओ सड़क पर। इस बीच नागपुर के एक संस्थान ने ऐसा चार्जर तैयार किया है कि ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए किसी तरह के तार या वायर की जरूरत नहीं होगी। कैसे काम करेगा ये वायरलेस चार्जर, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। ये एक ई ऑटो रिक्शा है। फिलहाल ये चार्जिंग पर लगा है, लेकिन कहीं कोई तार या चार्जर नहीं है। ये ऑटो एक कॉइल के ऊपर मौजूद है, कहीं कोई तार नहीं दिख रहा है। बड़े आराम से ये ऑटो चार्ज हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला वायरलेस चार्जर है। जो चार्जर हम लोगों ने डेवलप किया है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस व्हीकल को, जिसमें 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसे 3 घंटे में ये चार्ज कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि ये वायरलेस चार्जर आने वाले दिनों में सड़कों पर क्रांति ला देगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इससे ड्रोन भी चार्ज हो सकेंगे। इन फ्यूचर रोड्स पे ऐसे पैचेस होंगे जिससे हम कार को ऑटोमेटिकली चार्ज कर सकेंगे एंड हमको रुकना नहीं पड़ेगा कहीं पे उसको चार्ज करने के लिए। और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन और सर्वेलेंस ड्रोन में चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और अभी ड्रोन का बैटरी ड्रोन से बाहर निकाल कर चार्ज करना पड़ता है, तो उस केस में होगा कि ड्रोन ऑटोमेटिक आके चार्जिंग पैड पे बैठेगा और वो चार्ज हो जाएगा। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने सहायता दी और अब उद्योग जगत ने भी इस खोज का स्वागत किया है। 3 व्हीलर्स के लिए जिसका कैपेसिटी 1.5 किलोवाट होता है, उसके लिए किया है, जो कि मेरे ख्याल से देश में पहली बार हुआ है। और 5 किलोवाट के लिए भी उनका पैकेजिंग रेडी है, उसका टेस्टिंग अभी बाकी है। 1.5 किलोवाट का ये वायरलेस चार्जर ई व्हीकल्स के लिए वरदान साबित हो सकता है। नागपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।